वेलकम टू डेली फेक न्यूज़ हाइलाइट्स। और आज हम बात करेंगे 3 जुलाई 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। यहाँ पर हमारा जो टारगेट है करंट अफेयर के साथ जो है वो स्टैटिक फैक्ट्स को भी जो अब हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारे सोर्सेज जो है वो करंट अफेयर के लिए द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और साथ में गवर्नमेंट साइट्स है। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में शेयर कर सकते हैं। ऑलरेडी 1 एंड 2 जुलाई के जो है वो करंट अफेयर अपलोड कर दिए, आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। और आज जो है वो 3 जुलाई के इंपॉर्टेंट न्यूज़ हाइलाइट्स को हम कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है ब्रिक्स से रिलेटेड। यहाँ पर जो है ब्रिक्स जो क्यू न्यूज़ में है, सबसे पहले तो ये याद रखना कि ब्रिक्स में जो है वो 5 न्यू मेंबर्स ऐड हो गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स की जो 10th मीटिंग है, जिसमें ब्रिक्स के जो एनवायरमेंटल मिनिस्टर्स हैं उन्होंने जो है वो यहाँ पर 10th मीटिंग की है, और इस मीटिंग को होस्ट किया था रशिया ने। इंपॉर्टेंट, इसमें ये मीटिंग वर्चुअली हुई, और भारत से अगर हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने जो है वो वर्चुअली इस मीटिंग को अटेंड किया। 5 न्यू मेंबर्स इजिप्ट, यूएई, सऊदी अरेबिया, इथोपिया, ईरान, इन्होंने भी इस मीटिंग को अटेंड किया। और ब्रिक्स में 5 मेंबर के ऐड होने के बाद ये पहली मीटिंग है ब्रिक्स की, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स में यहाँ पर कंट्रीज इंक्लूड हो रही है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये पहले से ही इसमें मेंबर थे, और अभी न्यू 5 मेंबर्स जो वो इसमें ऐड हुए हैं। अर्जेंटीना ने भी इसको ज्वाइन करना था, बट लेकिन उन्होंने मना कर दिया। देन उसके बाद न्यू आर्मी चीफ की अगर हम बात करें, ये काफ़ी अभी न्यूज़ में रहने वाले हैं। 30th आर्मी चीफ ये अपॉइंट हुए हैं, उपेंद्र द्विवेदी। इंपॉर्टेंट, और इनके साथ में ये अदर अपॉइंटमेंट्स भी है, हम इन्हें भी जो है वो अपने माइंड में रख सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इनके चेयरमैन जो है वो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, और इसमें जो चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं वो हैं रवि अग्रवाल जी को जो है वो यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की अगर हम बात करें, 1963 में ये बना था, और हेडक्वार्टर जो है वो इसका न्यू दिल्ली में है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये पार्ट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का, जो किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें सुजाता शौनिक जो है वो बने हैं फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ, ये फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी हैं महाराष्ट्र के। और महाराष्ट्र में जो डीजीपी है वो भी फीमेल है, जिनका नाम है रश्मि शुक्ला। ये दोनों नाम जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देन उसके बाद है वर्ल्ड यूएफओ डे। यूएफओ मतलब कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, और ये 2 जुलाई को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर 2 जुलाई को जो है वो ये ऑब्जर्व किया जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। ये भी जो है आपका 2 जुलाई को ही ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद जो न्यूज़ है नेक्स्ट वो है तमिलनाडु से। और तमिलनाडु में यहाँ पर ये कहा गया है, तमिलनाडु सरकार ने क्या किया यहाँ पे, कि जो अमेंडमेंट टू द, इन्होंने अमेंडमेंट की है किसमें, स्टेट कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट 2021 में अमेंडमेंट किया। और अमेंडमेंट करने का जो कारण है वो ये है कि इन्होंने जो चीफ ऑफ द कमीशन है उसकी एज को जो है वो इंक्रीज़ कर दिया है। अब ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि जो चीफ ऑफ द कमीशन है अगर हम बात करें, वो जनरली कौन होगा, एक रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट होगा। तो उस केस में एज को यहाँ पर इंक्रीज़ कर दिया, ताकि जो उसका जुडिशियल एक्सपीरियंस है उसको और जो है वो सरकार में जो है वो हेल्प मिले उससे। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका करमैन लाइन। ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी जो अर्थ है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका, और स्पेस, अर्थ एटमॉस्फेयर और स्पेस दोनों के बीच में जो बाउंड्री लाइन है, दैट इज़ योर करमैन लाइन। और ये 100 किलोमीटर अबव द सी सरफेस है। सी लेवल से अगर हम बात करें तो 100 किलोमीटर अबव है, जहाँ से आपका स्पेस जो है वो शुरू होता है और अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है यहाँ पर जो है वो ख़त्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट है नौका बैच बोट रेस। ये जो है बोट रेस है, ये वेस्ट बंगाल में होती है सितंबर मंथ में, इंपॉर्टेंट याद रखना। और पहले यहाँ पर जो है वो मेल्स डोमिनेट होते थे, लेकिन अभी यहाँ पर फीमेल्स भी पार्टिसिपेट करती है। इसके बाद नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, ये आपकी जो है वो कहाँ पर होती है, वेम्बनाड लेक पर होती है केरला में। और जो वेम्बनाड लेक है वो रामसर साइट है, और 2002 में जो है उसको रामसर साइट का जो है वो डिक्लेयर जो है वो स्टेटस दिया गया है। रामसर साइट ऑन वेटलैंड, ये 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था, जिसके थ्रू जो है वो वेटलैंड्स को जो है वो स्टेट नेशन में जो आइडेंटिफाइड किया गया। और भारत में जो 80 रामसर साइट्स है अभी तक प्रेजेंट टाइम में, जिसमें से अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा तो वह तमिलनाडु में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु के बाद दूसरी कौन सी स्टेट में है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ से करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट है शिमला एग्रीमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको 50 साल 52 ईयर्स जो है वो इसको ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर याद रखना 2 जुलाई 1972 में एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये जो रिजल्ट था एग्रीमेंट, ये था इंडिया पाकिस्तान की वॉर 1971 की, जिसमें जो है वो बांग्लादेश जो है वो बना था। भारत की तरफ से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी जी, उन्होंने अटेंड किया था। और पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर आए थे जुल्फ़िकर अली भुट्टो। ये पर्सनैलिटी का नाम याद रखना।
इन यहाँ पर जो एम था वो था कि पीस और नॉर्मलाइज करना रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और यहाँ पर जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो एस्टेब्लिश्ड हुई थी। इसके बाद मेजर इवेंट्स की अगर हम बात करें, क्योंकि हमें साथ में स्टैटिक फैक्ट्स को भी कवर करना है, क्योंकि प्री में क्या होता है, करंट को वो बेस बनाते हैं और स्टैटिक फैक्ट्स को फिर पूछते हैं, तो इसलिए हमें क्या करना है यहाँ पर कि मेजर इवेंट्स को भी साथ में कवर करते चलना है। तो 1947 में सबसे पहले पार्टीशन हुआ था, इंडिया पाकिस्तान दोनों अलग हुए थे। देन इसके बाद यहाँ पर 1947 से लेकर 48 के बीच में इंडो पाक वॉर हो रखी है, भारत पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध, इंपॉर्टेंट। और पार्टीशन यहाँ पर याद रखना कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था जिसके थ्रू दो डोमिनियन बने थे, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। देन उसके बाद 1965 और 71 की दो इंपॉर्टेंट वॉर्स, फिर उसके बाद 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था, और फिर एक कारगिल वॉर हो रखी है हमारी 1999 में। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जिसको हम याद रख सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो कारगिल वॉर के टाइम में जो हमारी जो आर्मी थी उसने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, उस ऑपरेशन का जो है वो नाम क्या था। ये भी एक बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। और 1992 1999 हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ पर हमने न्यूक्लियर टेस्ट भी किया है, जो सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट है हमने यहाँ पर जो है वो भी किया है, तो इंपॉर्टेंट है ये। देन उसके बाद है 1 जुलाई फाउंडेशन ऑफ द पौंडीचेरी। पुडुचेरी या पौंडीचेरी दोनों इसको हम कह सकते हैं। ये यूटी विद लेजिस्लेचर है, इनके पास जो है वो सेम एज इट इज़ जैसे दिल्ली के पास जो है वो असेंबली है, इनके पास भी असेंबली है। ये फॉर्म्ड हुई थी 1962 में, इंपॉर्टेंट वेरी। और इसमें जो है वो पौंडीचेरी की अगर हम बात करें तो फ्रांस जो है वो यहाँ से इसको जो है वो छोड़ के गए थे, फ्रांस से हमने इसको टेक ओवर किया है। और इसमें 4 जो है वो मेन पार्ट्स आते हैं, पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, यनम। तो हमें याद रखना है कि पौंडीचेरी और कराईकल जो है वो आपका तमिलनाडु में है, और हम इसको याद कर सकते हैं PKT से, या TKP या PKT से भी हम इसको याद कर सकते हैं। और माहे जो है वो केरला में है, KM किलोमीटर से हम इसको याद रख सकते हैं। और यनम जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में है। तो ये हमने जो है वो मैप बेस्ड भी इसको कवर किया है। और पहले CDS या CAPF में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते थे इन चारों के रिगार्डिंग, अभी ये ट्रेंड से बाहर हो गया है लेकिन पूछे जाने का चांसेस बन जाते हैं। देन उसके बाद जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये न्यूज़ में है क्योंकि अभी 2023 की हमने जो है वो उन्होंने डिक्लेयर किया है कि कितनी हमने न्यू स्पीशीज़ डिस्कवर की है, तो उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ में हो जाता है। ये बना था 1916 में, इंपॉर्टेंट। और सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें यहाँ पर तो कोलकाता में है। और 16 जो है वो रीजनल जो है वो स्टेशन है इसके नेशन वाइड। तो हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये याद रखना। देन उसके बाद हम साथ में यहाँ पर जो है वो एक स्टैटिक फैक्ट्री फॉर्म में जो है वो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्या पता अगर जूलॉजिकल न्यूज़ में है तो हो सकता है बोटानिकल से क्वेश्चन आ जाए। जो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये बना था 1890 में। ये एक अपेक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, जिसमें मेन काम क्या है यहाँ पर कैरी आउट करना टेक्सोनॉमिक एंड फ्लोरिस्टिक स्टडीज़ फॉरेस्ट स्टडीज़ ऑन वाइल्ड प्लांट्स रिसोर्सेज की, जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर जो है वो यहाँ पर जो है स्टडी करना। और इसका हेडक्वार्टर भी आपका जो कहाँ पर है वो है कोलकाता में। तो याद रखना हमारा जो जूलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो बनी है 1916 में, और साथ में हमारी जो बोटानिकल सर्वे है वो बना है 1890 में, और हेडक्वार्टर दोनों को कहाँ पर है, कोलकाता में, इंपॉर्टेंट है दोनों। देन उसके बाद है कमेटी टू ओवरसी द रिवीजन ऑफ द बेस ईयर। बेस ईयर यानी कि जो GDP कैलकुलेशन के लिए हमारा जो बेस ईयर है उसको जो है वो यहाँ पर जो है वो रिवीजन की बात की गई है, जिसमें इसके लिए जो है एक 26 मेंबर की कमेटी बनाई गई है, जिसके जो चीफ होंगे वो होंगे बिस्वंता गोलधर, जो है वो इसके जो है वो चीफ होंगे। और यहाँ पर यानी कि इस कमेटी के चेयरमैन ये पर्सनैलिटी होंगे। और मिनिस्टर ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ये जो है वो आपकी यहाँ पर जो है वो ये कमेटी अपॉइंट की है, जिसमें बेस ईयर की रिवीजन की जा रही है फॉर GDP कैलकुलेशन। GDP का मतलब हो गया गुड्स एंड सर्विसेज जितने भी जो है वो एक गिवन फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस्ड होंगे उन्हें उसकी कैलकुलेशन को हम ओवरऑल जो है GDP में इंक्लूड करते हैं, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ वन फाइनेंशियल ईयर। प्रेजेंट जो अगर हम बात करें यहाँ पर 2011-12 है, और 2011-12 से पहले जो था वो था 2004-2005, फिर उसको जो है वो 2011-12 कर दिया गया। और अभी ये कहा गया है कि 2011-12 से हम 20-21 लेकर जाएंगे, यानी कि 2020-21 को जो है वो हम यहाँ पर लेकर जाएंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये न्यूज़ में है प्रोजेक्ट नेक्सस। और RBI ने क्या किया है, RBI ने अभी रिसेंटली में जो है प्रोजेक्ट नेक्सस को जो यहाँ पर ज्वाइन किया है, ठीक है। RBI ज्वाइन द प्रोजेक्ट नेक्सस कंसेप्चुलाइज द बाय द इनोवेशन हब ऑफ द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, इनका ये कंसेप्ट है, ये याद रखना। जिसमें क्या है, इट सीक्स टू एनहेंस द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बाय कनेक्टिंग मल्टीपल ग्लोबल डोमेस्टिक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम, कि जो हमारे इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है मल्टीपल लेवल, ग्लोबल लेवल पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उनको कनेक्ट करना। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का अलग है, किसी और कंट्री का अलग है, तो उनको यहाँ पर कनेक्ट करने की बात की गई है, ताकि जो पेमेंट सिस्टम है उसको वो जो है वो क्रॉस बॉर्डर जो है वो ईजिली हो जाए। हमें क्या करना है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को आसान बनाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए, और ये पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट नेक्सस किससे लिंकअप करता है। तो याद रखना कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स बाय कनेक्टिंग मल्टीपल
ग्लोबल इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम। और यहाँ पर जो एम है वो है, अभी हमने जो टारगेट रखा है, एम टू कनेक्ट द 4 एशियन कंट्रीज, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, किसके साथ, इंडिया के साथ कनेक्ट करना। और हमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखने हैं प्रीलिम्स के लिए वो ये कि जो हमारा ये BIS है, यानी कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये बैंक जो है वो 1930 में बना था। और ये इस बैंक को ऑन करते हैं 63 सेंट्रल बैंक्स, वर्ल्ड कंट्रीज़ के 63 सेंट्रल बैंक्स हैं, वो उसको ऑन करते हैं। और ये सेंट्रल बैंक्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं 95% ऑफ द वर्ल्ड GDP। तो यानी कि बहुत बड़े लेवल पर जो है वो यहाँ पर ये इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है। उसके बाद IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन्होंने कहा है कि नॉर्मल और अबव रेनफॉल इन जुलाई में जो है वो हमारी नॉर्मल होगी और अबव रेनफॉल जो है वो जुलाई, ये प्रेडिक्ट किया है इन्होंने अभी। और IMD की अगर हम बात करें 2025 में पूरे 150 साल जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होने जा रहे हैं। ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1975 में, जो हमें याद रखना है, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है वेदर एंड क्लाइमेट सर्विसेज टू इंडिया, ठीक है। और हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो न्यू दिल्ली में है। एक तो ये हो गया इंपॉर्टेंट हमारे लिए। दूसरा हमें याद रखना है मानसून। तो मानसून के रिगार्डिंग सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि मानसून जो है वो एक अरबिक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब हो गया अरबिक वर्ड मानसून, ठीक है, जिसका मतलब हो गया सीजन्स। तो मानसून का मतलब होगा सीजन्स। और भारत में अगर हम मानसून की बात करें तो यहाँ पर जो है वो क्या है, ये सीजनल विंड्स है। 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ के बीच में ये जो है वो आपकी लेटीट्यूड, 20 डिग्री नॉर्थ साउथ लेटीट्यूड में जो आपकी ये मानसून विंड्स रहती है, जो इंडिया में, भारत में अगर हम बात करें, मतलब भारत के क्लाइमेट को भी ऐसा कहा जाता है मानसूनल टाइप क्लाइमेट। तो यहाँ पर जो है वो दो तरह से जो है वो मानसून विंड्स आती है। सबसे पहला साउथ वेस्ट मानसून, जिसको जो है वो हम कमिंग मानसून भी कहते हैं, जो कि बारिश लेकर आती है जून सितंबर के महीने में, जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। और रिट्रेटिंग मानसून, यानी कि जब मानसून की वापसी होती है अक्टूबर नवंबर। मानसून का लिंक जो है वो हमारा एंशिएंट मिडीवल से भी लिंक करता है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े जहाज जो है वो, जब हवाएं जो है वो समुद्र से जो है वो लैंड की तरफ आती थी, तो जहाज जो है वो साथ में आते थे, और फिर वापस जब हवाएं जाती थी तो व्यापार करके वापस जाते थे। तो इसलिए मानसून जो है वो कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री के साथ भी जो है वो लिंक करता है। तो एक IMD न्यूज़ में था और मानसून के बारे में प्रेडिक्ट किया था। तो हमने दो फैक्ट्स को साथ में रिवाइज कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि फ्रॉम मॉस्को नेक्स्ट वीक मोदी टू विजिट वेनिया। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पहले प्रधानमंत्री जी कहाँ जाएंगे, रशिया जाएंगे 8 और 9 जुलाई को। देन उसके बाद रशिया से जाएंगे ऑस्ट्रिया जो है वो 9-10 को जाएंगे, यहाँ पर कहा गया है। और 1983 के बाद जो है वो 1983 में जो है वो हमारी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी जी, वो गए थे ऑस्ट्रिया। उसके बाद ये जो है वो अभी इतने टाइम बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर जी यहाँ पर जा रहे हैं। और हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस की अगर हम बात करें ऑस्ट्रिया के साथ, वो शुरू हुए थे 1949 में। इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है हमें, वेनिया न्यूज़ में आ गया तो हमें क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं। तो सबसे पहले वेनिया कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ये 1961 में साइन हुआ था। और ऑलमोस्ट अराउंड 193 कंट्रीज़ ने जो है वो उसको साइन किया था, यानी कि इसके मेंबर्स जो है वो 193 है जिन्होंने इसको रेटिफाई किया। भारत ने रेटिफाई किया था 1972 में। तो वेनिया कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक टॉक्स का भारत भी जो है वो पार्ट है। देन उसके बाद दूसरा जो हमें याद रखना है वेनिया कन्वेंशन, वेनिया से रिलेटेड, वो है वेनिया डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ये आपका 1993 में हुआ था, 25 जून 1993। और यहाँ पर किसके बारे में बात की गई है, ह्यूमन राइट्स के बारे में। यानी कि जो आपका ये प्रोग्राम है जो वेनिया में हुआ था, ये पूरा को पूरा ह्यूमन राइट्स के साथ लिंकअप करता है। देन उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है यहाँ से जो हमें याद रखना है वेनिया से रिलेटेड, वो है वेनिया कन्वेंशन ऑफ 1985, जो लिंक करता है ओजोन प्रोटेक्शन के साथ। ये कन्वेंशन जो है वो साइन हुआ था 22 मार्च 1985 को, जिसमें बात की गई थी कि हमें क्या करना है, ओजोन को प्रोटेक्ट करना है। ओजोन जो है वो एक लेयर है जो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, आउटर एटमॉस्फेयर में, जो हमें UV रेज से जो है वो प्रोटेक्ट करती है। आपको बताना है कि ओजोन जो है वो दो तरह की होती है, एक गुड और बैड ओजोन। आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है कि जो बैड ओजोन है वो कौन सी लेयर में होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ओजोन जो है वो कितने मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑक्सीजन के मिलकर बनाते हैं ओजोन को, एक ये दूसरा हो गया। थर्ड जो आपको यहाँ पर बताना है वो ये कि जो ओजोन है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट में आता है या सेकेंडरी पोल्यूटेंट में। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट अगर आप चेक करोगे प्रीवियस ईयर्स में ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो हमारा टारगेट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम साथ में जो है वो डिस्कस करते रहेंगे इसमें। आई होप हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।